नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में फल और सब्जियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है और इसके लिए फल और सब्जियों की अति आवश्यकता होती है। इस समय हमारे किसान भाई भी बड़े पैमाने पर उद्यानिकी और बागवानी के जरिए फल और सब्जियों की उपज ले रहे हैं। और किसान भाइयों, अगस्त माह में उद्यानिकी में आपको बहुत सारे कार्य करने होते हैं। ऐसे में आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि उद्यानिकी में कौन कौन से समसामयिक कार्य हमें इन दिनों करने हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए और आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोनाली तंवर जी। आप प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर की प्रधान अध्यापक हैं और भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल में आप पदस्थ हैं। सोनाली जी, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। थैंक यू। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मैम, और सबसे पहले यही जानते हैं कि उद्यानिकी को आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को और विस्तार से समझाएं। और सब्जी वर्गीय फसलों से हम शुरुआत करते हैं कि इन दिनों हमारे किसान भाइयों को सब्जी वर्गीय फसलों में कौन कौन से कार्य करने हैं। जी बिल्कुल दीपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि उद्यानिकी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फल, सब्जियों, फूलों, पेड़ पौधों और मसाले वाली फसलें या सुगंधित फसलें, इन सब की जो हम अध्ययन करते हैं वो हम उद्यानिकी के अंतर्गत करते हैं। वैसे तो जो हमारा सब्जेक्ट है उद्यानिकी, बहुत बृहद सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें हम किसी एक विषय पर बात नहीं कर सकते। इसी के चलते हम इसको अलग अलग शाखाओं में हम इसको बांटते हैं। जैसे फ्लोरिकल्चर हो गया, पोमोलॉजी हो गया, इन सब के माध्यम से हम पूरे हॉर्टिकल्चर को कवर करते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया है सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, तो मैं समसामयिक बातें करना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना के पीरियड में सबसे ज़्यादा डिमांड जो रही है वो सब्जियों और फलों की रही है। इस समय हमारी प्राथमिकता किसानों के लिए भी यही बनती है कि वो भी अपने समसामयिक चीज़ों को ध्यान में रखें और कुछ ध्यान हम लोगों को भी अपना भी रखना है। तो सबसे पहली बात है, अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है। खरीफ के मौसम में किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कद्दू वर्गीय सब्जियों की। जी। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में आप लोगों ने जो भी लौकी, गिलकी और जो भी आपने करेला और ककड़ी वकड़ी लगाई हुई होगी, इसमें आपके जो बेल हैं वो आपके कुछ बड़े हो गए होंगे, एक आध महीने के हो गए होंगे। इस स्थिति में सबसे पहले तो हम वर्षा ऋतु में क्या करते हैं, जल भराव ना हो इसका ध्यान रखते हैं। चूँकि अभी बारिश कम हो रही है तो इसकी हमें समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ पे आपकी मिट्टी सूख रही है तो आप प्रॉपर सिंचाई करते रहें। ऐसा ना हो कि जड़ें पूरी तरह से सूख जाए। सोनाली जी, हुआ क्या है कि जून में तो काफी अच्छी बारिश हुई, लेकिन जुलाई में एक लंबी खींच हो गई है और अभी भी एक उम्मीद नहीं लग रही है कि बहुत जल्द पानी। तो ऐसे में किसान भाइयों को क्या विशेष सावधानी रखनी? वही चीज़ है कि हम किसान भाइयों में आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप जैसे ही देखते हैं कि आपकी मिट्टी सूख रही है तो आप समय समय पर आप हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। जिस तरह से आपने देखा कि आपके पत्ते अगर सूख रहे हैं तो वो पानी की कमी की वजह से सूख रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप होती हैं, बहुत जल्दी ये पत्ते सूख जाते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। इसी क्रम में मैं आपको सब्जी वर्गीय पौधों की ही हम बात कर रहे हैं, फसलों की ही हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको भिंडी के बारे में भी बता देती हूँ कि भिंडी में आप किसान भाई, इस समय आपने जो भिंडी आपके 1-1.5 महीने की हो गई होगी और आपकी जो भिंडी फूल की अवस्था में जिस समय आने लगे उस समय आपको सिंचाई तो आप प्रॉपर करते ही रहेंगे, क्योंकि अगर आपकी भूमि ड्राई हो गई तो आपके पौधे सूख जाएंगे, वो तो एक चीज़ है ही सही। साथ ही साथ अगर आपके जो पेड़ों में जो फल बन रहे हैं, फल बनने के 1 सप्ताह बाद ही आप उनको तोड़ लें, क्योंकि अगर आपकी भिंडी कड़क हो जाती है तो उसमें रेशेदार छिल्ले पड़ने लग जाते हैं, जिससे कि आपको मार्केट में उसका अच्छा रेट नहीं मिलता। और दूसरी बात ये है कि आपको इस स्टेज में अभी हम देख रहे हैं कि फल छेदक कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। तो फल छेदक कीट, जैसा कि आप लोग भिंडी घर में भी लाते हैं तो देखते हैं कि एक इल्ली होती है जो भिंडी के अंदर घुस जाती है और आपकी पूरी भिंडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, 1200 ml मेलाथियन का छिड़काव हम करेंगे। और छिड़काव करने के बाद किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि 7 दिन तक आप उस भिंडी को मार्केट में नहीं बेचेंगे, क्योंकि जो भी उसके केमिकल इफेक्ट्स हैं वो आपने बेचा और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आप उसको प्रॉपर तरीके से धोकर ही मार्केट में सेल करें।
और आगे मैं आपको टमाटर और बैंगन और मिर्च के बारे में भी बताती हूँ कि जैसे कि दीपेश जी आप भी जी, जानते जी। होंगे कि ये जो फसलें हैं ये हम इनके पौधे नर्सरी में तैयार करते हैं। नर्सरी में तैयार करने के बाद हम इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अभी आपके पौधे तैयार हो चुके होंगे, अब आपकी स्टेज है नर्सरी के बाद ट्रांसप्लांट करने की। तो किसान भाइयों आपको पूरा ध्यान रखना है कि बहुत सावधानी के साथ आप पौधों को ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि हम अगर बहुत जल्दी करेंगे तो आपने पौधा तेजी से खींच लिया, उसकी जड़ों को नुकसान होगा। आप जहाँ भी पौधों को रोपित कर रहे हैं वहाँ की मिट्टी नम होना चाहिए, वहाँ ऐसा सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके सेंसिटिव जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और आपके बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अगर वर्षा तेज हो रही है, जल भराव की स्थिति हो रही है तो इसको आप कंट्रोल कीजिए। सोनल जी, क्या इस वक्त भी हमारे किसान भाई बुआई कर सकते हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर उन्हें कौन कौन सी सावधानी हाँ रखनी है? जी जी दीपेश जी, बिल्कुल आप किसान भाई आगामी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। जैसे आप ककड़ी ले लीजिए, खीरा, आप खीरा हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, और इस तरह की जो आपकी क्रॉप्स हैं इनको आप अभी सीड के द्वारा भी बो सकते हैं। आप जड़कंद वाली फसलें हैं इनको भी अभी आप लगा सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए आपको यही सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपके वेल ट्रीटेड सीड हों, आप पूरी तरह से ट्रीटमेंट करके ही इसको लगाएं। और दूसरी बात ये है कि आप ये ना करें कि आपने स्प्रेड कर दिए बीजों को और लग गए, क्योंकि आपको उसको प्रॉपर डेप्थ में, प्रॉपर गहराई में 2 सेंटीमीटर की डेप्थ में ही बीज को लगाना है। क्योंकि आपने अगर उसको ज़्यादा गहराई पे लगा दिया तो इस स्टेज में बीज आपका बाहर नहीं आएगा। और हमको 1 हेक्टेयर के लिए इस तरह के जो छोटे सीड होते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 5 किलो बीजों की आवश्यकता आपको प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो आपका बीज आप लगा रहे हो वो ज़्यादा डेप्थ पर ना लगाएं। और दूसरी बात है, आपकी मिट्टी बहुत सूखी ना हो। अगर आपने बहुत सूखी मिट्टी है आपकी तो आप उसको, ऐसा नहीं है कि आपने पाइप चला दिया और छोड़ दिया, आपको स्प्रेयर झारे की सहायता से उस पर आपको पानी देना है। तो ये कुछ बातें सब्जियों के लिए हैं जो ध्यान रखने योग्य इसके अलावा है। जमीकंदों की अगर हम बात करें, जैसे आपने जिक्र जी, किया, अरबी जी। है, अदरक है, शकरकंद है, जी। उसके अलावा एक और हमारी बात करते हैं, हल्दी की बात कर रहे थे। तो इसमें अगर जो हमारे किसान भाई उपज ले रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी दीपेश जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने जितने भी फसलों के बारे में भी बोला है ये रूट्स क्रॉप्स हैं। रूट्स मतलब जड़कंद वाली फसलें हैं। और जड़कंद वाली फसलें भी हमारी जो होती हैं बहुत हमको ध्यान रखना होता है। अगर आप किसान भाई इसको पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं तो 101% आप 4 गुना अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो वही है कि आपने अगर कोई भी वेल ट्रीटेड सीड लगाए हैं या वेल ट्रीटेड कंद लगाए हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उन सब में रोग की संभावना कम होगी। पहली चीज़ तो आप मिट्टी को सूखने न दें। अगर आपकी मिट्टी सूख गई, दरारें पड़ गई तो जो जड़ें हैं वो पोषण नहीं ले पाएंगी और आपका जो कंद है वो नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं पत्तियां पीली दिख रही हैं तो आप 0.2% इंडोफिल नाम की दवाई होती है, उसका हम 1 लीटर प्रति ml की दवाई के साथ स्प्रे करेंगे तो आपको उससे राहत मिल सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा बागवानी की हम बात करते हैं, उद्यानिकी चूंकि आज विषय किसान भाइयों हमारा, और जो फलों की तैयारी कर रहे हैं, बागवानी की तैयारी कर रहे हैं सोनाली, तो हम चाहेंगे कि उनको, आप उन किसान भाइयों के लिए इस वक्त क्या सलाह है आपके पास? जी ज़रूर। अगर हम बात कर ही रहे हैं उद्यानिकी की और बागवानी की बात ना करें तो किसानों के लिए भी ठीक नहीं होगा। सबसे पहले जितना भी अभी हम पीरियड देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें फल अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं और हर इंसान को फल खाने ही चाहिए। सबसे पहले अगर हम आम की बात करें तो आम में आप किसान भाई अभी आपके जो पेड़ों में आम लगे अगर हैं, पक चुके हैं तो आप उनको जल्द से जल्द तोड़ के मार्केट में बेच दें। कच्चे आम अगर आप बेचना चाहते हैं तो कच्चे आम भी आप आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। उसके साथ अगर आप मैंगो का प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग के लिए भी आप इजीली किसी भी केवीके में जाके वहाँ से पूरी प्रोसेस समझ के, वहाँ से आप क्या अनुदान इसके लिए मिलता है, क्या आगे की स्कीम्स इसके लिए आपके लिए होती है, वो सारी चीज़ें आप समझ के इसके लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई नए बाग। जिन किसान भाइयों ने आम के नए बाग लगाए हैं वो पूरी तरह से अपने पौधों का ध्यान रखें। पहली चीज़ तो आपको 1 वर्ष तक अपने पौधे का पूरी तरह ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो अगर आपको अभी भी नए बाग लगाने हैं या आप घरेलू स्तर पे भी चाहते हैं कि कुछ आम के बगीचे, आप कुछ पौधे आप लगा लें, तो
तो आप उसको गुठली से भी तैयार कर सकते हैं। इजीली आप गुठली को मिट्टी में डेप्थ में, गहराई में गाड़ दें, ज़्यादा गहराई भी ना गाड़ें, तो वो आप आसानी से उसको उगा सकते हैं। और एक और समय जो चल रहा है वो आपका ये है कि आप इस समय पे गूटी बांधने का काम करें। गूटी बांधने से आपको, आपके जो 1 वर्ष पुराने पौधे हैं उनको आप इस्तेमाल करें गूटी बांधने के लिए, तो आपको कुछ बेहतरीन अच्छे पौधे आपको मिल जाएंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि आजकल बहुत चलन हो रहा है उच्च सघनता का। हम इस पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बात करेंगे हम जी। सोनाली जी, और जानेंगे, हम किसान भाइयों को बताएंगे कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, और ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। इस पर हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। और किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चर्चा हम कर रहे हैं उद्यानिकी के समसामयिक कार्यों के बारे में। सोनाली जी, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी विधियां हैं या कौन सी उन्नत तकनीकें हैं जिनसे एक तो ज़्यादा पौधे लग जाएं, ज़्यादा पौधे अच्छे तरीके से लगेंगे तो अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। तो हम चाहेंगे इस पर ज़रा आप रोशनी डालें। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि उच्च सघनता क्या है। तो सबसे पहले तो हम उच्च सघनता को जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए बेसिकली क्या है कि हमारा एरिया कम होता जा रहा है और कम एरिया में हमें आवश्यकता है ज़्यादा पौधों की। तो उच्च सघनता मतलब यही होता है कि कम क्षेत्र में अधिक से अधिक फलों को लगाना। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो पारंपरिक खेती होती है उसमें ये पॉसिबल पहले लोग नहीं करते थे। कि जैसे आम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आम को हम 10 × 10 × 10 मीटर की उसमें डिस्टेंस में लगाते हैं। लेकिन ये जो हाई डेंसिटी प्लांट का जो थ्योरी आई है इसमें हम 15% 15% अधिक पौधे लगा सकते हैं और उससे अधिक उपज आपकी प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं। इन मेथड्स को फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके इजीली आप बिना किसी टेंशन के इजीली आप 15% से 20% ज़्यादा पौधे लगा के सालाना आप 7 से 8 लाख ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ मेथड्स पे बताऊंगी कि किस तरह की मेथड्स होती है। हालांकि मेथड्स पे बात करना बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं
आपको शॉर्ट संक्षेप में जो एक दो बढ़िया हो, जो किसान भाई शॉर्ट आसानी से में मैं लगा। आपको जी, बता जी। देती हूँ कि 7 तरीके के इसके मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर मतलब वर्गाकार। वर्गाकार विधि वो विधि होती है जिसमें किसान एक एरिया में 4 पौधे लगा रहा, 1 2 3 4। मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये हो गए स्क्वायर मेथड जो हम अधिकतर यूज करते हैं। और सेकेंडली आपका होता है त्रिभुजाकार, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में आप एक स्थान पे 3 पौधे आप लगा रहे हैं, इसको आप ट्रायंगल बोल रहे हैं। और तीसरा आपका होता है हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल जो आपका होता है, इसमें इसको आप षटभुजाकार बोलते हैं। षटभुजाकार ये एक ऐसी मेथड है जिसमें 15% अधिक पौधे आपके लग रहे हैं। ये आपका इजीली आप इसमें अपना काम भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपका स्पेस भी बच रहा है, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर बच रही है। और दूसरा आपका डायगोनल हो गया। और नेक्स्ट आपका होता है एक होता है कंटूर मेथड। कंटूर का मतलब होता है स्टेप फॉर्मिंग। स्टेप फॉर्मिंग क्या होता है? स्टेप फॉर्मिंग का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन है, जहाँ पे किसानों को प्रॉपर जमीन नहीं मिल रही है, तो वो किस तरह से यहाँ ग्रो करे। इसको भी आप डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं कि प्रति पौधा किस तरह से लगाया गया है और कितने इजीली वे में आपको उसका अच्छा उत्पादन मिल रहा है। तो ये जो सारी मेथड्स हैं, और एक होता है फ्री स्टाइल जो हम खुद अपनाते हैं, किसान भाई हमारे फ्री स्टाइल अपनाते हैं। तो इन सारे मेथड्स को अगर आप अपनाते हैं और इसमें से कोई एक भी आप अपने खेत के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, तो आपको 15 से 20% तक अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। और ये फुल्ली वैज्ञानिक विधि है। इस वैज्ञानिक विधि से आप चलेंगे तो आपको मुनाफा ही होगा। बिल्कुल। तो ये देखिए किसान भाइयों, नई तकनीकों को और नई विधियों को अपनाना बहुत ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि इन विधियों का आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा संख्या में आप पौधे लगा पाएंगे। सोनाली जी, हम आम की तो आपने जिक्र किया, आम के बारे में बताया, लेकिन पपीता है, अमरूद है या नींबू वर्गीय जो फल हैं, उन हमारे उन किसान भाइयों को आपकी ओर से क्या सलाह है, खासतौर पर अगस्त माह के लिए? जी बिल्कुल ज़रूर। देखिए सबसे पहले अमरूद की बात अगर की जाए तो अमरूद आपके बगीचे में अमरूद का अच्छा उत्पादन आ रहा होगा। जैसा कि मौसम बना हुआ है, इस तरह का थोड़ा सा ड्राई मौसम बना हुआ है, तो आपके अमरूद फलन की अवस्था में भी होंगे और कुछ फ्रूटिंग की स्टेज में भी होंगे। तो जो आपके अमरूद पक चुके हैं उनको आप मार्केट में बेच दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप सिंचाई प्रॉपर करें। सिंचाई आपको थाला बनाकर करनी है। थाला बनाकर आप सिंचाई करें और ऊपर से आप मल्चिंग करें। मल्चिंग के लिए हम घास फूस जो भी हमारे खेत का वेस्टेज है, वहाँ पे आप थोड़ा कचरा डालेंगे और वहाँ पे आप सिंचाई करेंगे तो आपकी नमी बनी रहेगी। नमी आपकी पौधों में अगर बनी रही तो आपको कोई इशू नहीं होगा, पौधों को पर्याप्त पानी मिलेगा। और अगर आपको फल मक्खी जैसे और या चींटे जो बारीक बारीक हो जाते हैं, चींटियाँ जो हो जाती है, इसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप बोर्डो मिक्सचर का पेस्ट कर दें, जैसे कि चींटे या कीड़े जो होते हैं वो चढ़ नहीं पाए ऊपर और वो वहीं फिसल कर नीचे गिर जाएं। ये तो अमरूद की बात हो गई। और दूसरी बात है सिट्रस, जितने भी नींबू वर्गीय होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनके लिए एक चीज़ है कि सिट्रस में जो अभी देखने में आ रहा है, कैंकर रोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कैंकर रोग में क्या होता है कि जो आपका नींबू है, नींबू पे स्पॉट हो जाते हैं काले काले। कभी हम घर में भी लाते हैं तो देखते हैं कि नींबू में काले काले स्पॉट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों, आप 0.2% एंडोफिल का छिड़काव अवश्य करें। और करने के बाद ध्यान रखें 7 दिन तक आपको अपने नींबू को सेल नहीं करना है। जब आपका नींबू पूरी तरह से पक जाए, पीला हो जाए, उसके बाद ही आप उसको तोड़ें। अगर आपने कच्चा नींबू तोड़ लिया तो उसमें पर्याप्त रस नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना है। पपीता के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि पपीता की नर्सरी अभी तैयार हो कर सकते हैं, आप अभी कर भी रहे होंगे। पपीता की नर्सरी बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। पपीता आपको बहुत अच्छा उत्पादन भी देता है। अभी हम कुछ जगह पे देख रहे हैं कि 1 हेक्टेयर में किसान ने 10 लाख तक का पपीता से उत्पादन लिया है। तो इस तरह की वैज्ञानिक पद्धतियाँ आप अपनाएं, सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन जितने भी संचार के माध्यम आपके पास उपलब्ध हैं उनसे आप जानकारी प्राप्त करें। और आप देखते हैं कि पपीता की नर्सरी, अगर आपने कोई भी अच्छी वैरायटी लगाई है, पूसा ज्वाइंट हो, सीडलेस हो, जो भी आप वैरायटी, आपको पूसा नन्ना हो, जो भी आप वैरायटी इस समय लगा रहे हो, वेल ट्रीटेड हो, सीड ट्रीटमेंट हो, सॉइल ट्रीटमेंट हो, क्योंकि सॉइल ट्रीटमेंट अगर आपका नहीं होगा
तो सॉइल की वजह से आप जैसे फ्यूजेरियम जैसी जो डिजीज़ हो जाती हैं, इस तरह की डिजीज़ से आप बच सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि आप समय समय पे आपको पपीता का भी यही करना है कि आपको उसमें प्रॉपर वाटर का आप ध्यान रखें और जल भराव की स्थिति न होने दें। जी बिल्कुल। सोनाली जी, नर्सरी का आपने जिक्र किया, तो हम चाहेंगे कि नर्सरी लगाने की कुछ या आप कुछ खास बातें बताएं कि इनका विशेष ध्यान रखें हमारे किसान भाई, और वो सावधानी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि पौध अच्छी होगी और फल अच्छा मिलेगा। तो वो नर्सरी लगाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी ज़रूर। किसान भाइयों, जैसा कि अभी उपयुक्त समय है, आप अभी नर्सरी लगा भी सकते हैं, और वैसे तो उपयुक्त 15 जुलाई 15 जुलाई से आपको काम शुरू कर देना था, लेकिन कहीं अगर आप देरी कर रहे होंगे या अभी भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी नम होती है, एक आध बारिश और हो जाती है, आप तो उस तरह नर्सरी प्रबंधन का कार्य करें। आप ये बात ध्यान रखें कि नर्सरी के लिए हमेशा अब आप हम जो वर्षा ऋतु में जो नर्सरी बनाते हैं वो हम थोड़ी उठी हुई नर्सरी बनाते हैं। उठी हुई हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि हमारा जो जल है वो बह कर निकल जाए। अगर आपने दबी हुई नर्सरी बनाई जो हम शरद ऋतु में बनाते हैं, ये स्पेशली आप ध्यान रखिए कि शरद ऋतु में जो नर्सरी बनाई, अगर आपने उसी नर्सरी में पौधों को अभी तैयार कर लिया तो आपके जो पौधे हैं वाटर की अधिकता की वजह से सड़ जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको मिट्टी चढ़ाकर उस नर्सरी को ऊंचा कर लें और उसमें अपने पौधे लगाएं। उसमें अपने पौधे लगेंगे तो अगर अतिरिक्त जल भी होता है तो वो बह के आसानी से निकल जाता है और आप आसानी से समझ सकते हैं। आप सबसे पहले नर्सरी के लिए सॉइल को पूरी तरह ट्रीटेड कर लीजिए। अगर आप किसी बड़े एरिया की नर्सरी में काम कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि फ्यूमिगेशन एक मेथड होती है जिसको हम जो धूम्रक जिसको बोला जाता है, उससे हम पूरी मिट्टी को हमारी फ्यूमिगेट कर देते हैं। तो उसमें जो भी इन्फेक्टेड डिजीज़ पहले से उत्पन्न हो या कोई फंगल इन्फेक्शन होने वाला हो तो वो वहाँ सारा ख़त्म हो जाता है। एक तो आप ये कर लीजिए। दूसरा, आप उसको हीट ट्रीटमेंट जिसको आप बोलते हो कि गर्म जो आपका वाटर है उससे हम हीट ट्रीट कर दें उसको। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आपने नर्सरी के लिए ध्यान रख ली तो आप नर्सरी में कभी भी चोट नहीं खाएंगे और आपको अत्यधिक मुनाफा होगा। अगर नर्सरी में ही आपके पौधे मजबूत तैयार हुए तो आगे आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये अगर आप ध्यान रखते हैं वैज्ञानिक तरीके से तो हम 101% 4 गुना अधिक मुनाफा पा ही लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको फूलों के बारे में भी थोड़ा सा बिल्कुल, फूलों का जिक्र भी हम जी, करना चाह रहे थे क्योंकि जी। त्योहारों का मौसम भी शुरू होने वाला है तो फूलों की एकदम से मांग बढ़ेगी। तो जो हमारे फूल वाले जो किसान भाई हैं, फूल उत्पादक, उनके लिए आपकी ओर से क्या सलाह? जी ज़रूर, मैं आपको बताना चाहूँगी दीपेश जी कि फूल जो हैं, आप किसान भाई जानते हैं कि फूलों का हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अभी थोड़ा सा शायद कम होगा कोरोना काल में, लेकिन जैसे ही हमारा दीपावली आता है, जैसे ही हमारे जो भी 30 त्यौहार अब शुरू होने वाले हैं तो फूलों का हमारा जो व्यापार है वो बढ़ जाएगा। इस समय किसान भाई आप लोग गेंदे पे विशेष तौर ध्यान दे रहे होंगे। बहुत से किसान भाई गेंदे की खेती बहुत सकुशल करते हैं। तो आप लोगों ने पौध तैयार कर ली होगी, आप उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। आपकी मिट्टी गीली होना चाहिए, प्रॉपर आप उसकी निंदाई गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। और यही समय है कि आप देखिए, अब आप इस समय पे आपको कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना, कोई भी, आप सिर्फ आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सब्जियों की बात हो, चाहे फूलों की बात हो, चाहे फलों की बात हो, सब्जियों की बात मेनली हम करेंगे तो आपको 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया का छिड़काव आप जरूर करें क्यारियों के आसपास। और उसके साथ आप निंदाई गुड़ाई कर दें, हल्की सिंचाई कर दें, जिससे आपका यूरिया वेस्टेज नहीं जाएगा और पौधों को प्रॉपर नाइट्रोजन मिलेगा। साथ में आप अगर गुलाब की खेती कर रहे हैं या आप घर में भी गुलाब लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आप कटिंग करके गुलाब लगा लीजिए। साथ में आपको मैं टी बडिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, इन सब के बारे में भी बता देती हूँ। बडिंग की जैसे हम बात करते हैं तो सबसे इजी प्रोसेस है टी बडिंग। टी बडिंग, आप टी शेप का एक पुराने पौधे से आप नया शाखा जो आपका बन रहा है उसका, मान लीजिए आपने एक रेड रोज लगाया है और आपको व्हाइट रोज से बडिंग करना है। तो व्हाइट रोज का आप टी शेप का एक बड निकालेंगे और उसमें आप रेड रोज में उसको फिट कर देंगे और फिट करके उसको चिपका दें उससे अच्छी तरह से। तो आप देखेंगे कि आपके एक ही फूल में लाल और सफ़ेद दोनों तरह के फूल आ जाएंगे। तो कुछ बहुत छोटी छोटी सी प्रोसेस हैं जो आप इजीली कोई भी इसको कर सकता है। तो इस तरह से आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हम ध्यान रखें। और सोनाली जी, चलते चलते कोरोना काल में हमारे किसान भाइयों के लिए आपकी ओर से क्या और सलाह है? जी दीपेश जी, बिल्कुल। कोरोना काल जो संकट की घड़ी है किसान भाइयों, इस सभी पूरे संकट की घड़ी में मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप जो भी काम करें, चाहे निंदाई गुड़ाई का हो, स्प्रेइंग का हो,
चाहे बीज लगाने का हो चाहे पौध लगाने का हो, काम तो हमें करना ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ही जगह पे झुंड लगा के खड़े हुए हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, इसने हंसिया लिया है तो उसी का हंसिया उसने यूज़ किया है। थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी को हंसिए की ज़रूरत है तो उसको आप थोड़ा सा गर्म पानी में धो के यूज़ करें, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें गाँव तक नहीं पहुँची है और गाँव तक न ही पहुँचे। इसलिए किसान भाइयों, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे, आप जब भी अपने तरफ से कोई सब्जियां लाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, हम भी उस सब्जी को ग्रहण करते हैं, तो आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप उसको साफ सुथरा करके रखें ताकि हम तक वो चीज़ें व्यवस्थित पहुंच सकें। बस यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान तो रखें। बहुत धन्यवाद सोनाली जी, बहुत अहम जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी, उद्यानिकी से जुड़ी हुई और सब्जी वर्गीय न केवल बल्कि फलों के बारे में बताया। तो उम्मीद करते किसान भाइयों, आज हमने जो जानकारी आप तक पहुंचाई वो आपको बेहद लाभप्रद सिद्ध होगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।